हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो देखिए भैया, जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास 10th के हैं और इस बार 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं लेकर के आ गया हूं हिंदी का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जिसके हर एक क्वेश्चंस आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस हिंदी के मॉडल पेपर के अंदर, एवरी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, यदि क्लास को शुरू से लगा करके एकदम एंड तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर एक क्वेश्चंस जो मैं यहाँ डिस्कस कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चंस को जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो 20 नंबर के क्वेश्चंस हो या फिर वो आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस हो, यानी टोटल जो 70 नंबर का आपके पेपर आता है हिंदी का, इस क्लास के अंदर आपको पूरा जानकारी होने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके पेपर में जो पेपर आता है ना, कुछ इसी तरीके से आता है सेम। ठीक है, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक दे रखा होता है, यहाँ पर आपका नाम दे रखा होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टाइमिंग की, तो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है पेपर को करने के लिए। यदि मैं आगे बात करता हूँ तो 15 मिनट में जो आपको ये मिलते हैं ना स्टार्टिंग के, यानी भाई आपके जो ये 15 मिनट मिलते हैं स्टार्टिंग के, इस 15 मिनट के अंदर आपको अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है कि भाई क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमको कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी जानकारी भाई आपको 15 मिनट में स्टार्टिंग की कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं जिनको आप पढ़ लेना। जितने भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे यही कहेंगे कि भैया ये जो आपके निर्देश दे रखे हैं इनको एक बार पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं बात करने वाला हूँ इस हिंदी के मॉडल पेपर के एवरी क्वेश्चंस को देखने वाला हूँ और आपको समझाता हूँ सारे क्वेश्चंस को, और सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से भाई नोट करना, क्योंकि अगर आपको 95% नंबर लाना है तो आपको सारे क्वेश्चंस पेपर से पहले तैयार करके जाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यदि मैं बात करता हूं भाई इस पेपर के सबसे पहले क्वेश्चंस की, यानी सबसे पहला हमारा कौन सा क्वेश्चन आता है, तो देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पेपर में जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो क्वेश्चन होता है बहुविकल्पी क्वेश्चंस का। यानी सबसे पहले आपके पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं और ये बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपके पेपर में टोटल 20 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? टोटल 20 नंबर के ये पूछे जाते हैं। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहीं पर कि इस 20 नंबर के क्वेश्चंस को पक्का करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। आपको गद्य के क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे, आपको पद्य के क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे और साथ ही साथ व्याकरण के क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, व्याकरण के क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं और इस 10 गद्य पद्य को मिलाकर के टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है, जो कि लगभग हर बार आपके पेपर में आता है। ये क्वेश्चन हर बार, ये क्वेश्चन आपको पेपर में 101% भाई ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अब मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो यदि मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखिए क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान करके लिखो। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि इन 4 ऑप्शन में से हमारा कोई भी एक ऑप्शन सही है, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूं इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो देखो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 दे रखा है कि कलम का जो सिपाही है, ये हमारी जो कृति है ना, ये हमारे अमृत राय जी की रचना है। तो ये वाला जो ऑप्शन आप लोगों का है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि मैं आगे ऑप्शन की बात करता हूं, जैसे रामविलास शर्मा हमारे कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, यदि मैं आगे बात करता हूं कि जो हमारा इलाचंद्र जोशी जी हैं, क्या ये कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये भी हमारा बिल्कुल नहीं होंगे। इसके बाद मैला आंचल जो रचना है, क्या ये शैलेश मटियानी की रचना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी कलम का सिपाही जो रचना है, ये हमारी रचना किसकी? अमृत राय जी की रचना हो जाएगी भाई। ठीक है, सभी लोग नोट कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चन से डिस्कस कराता हूं, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए भाई।
चलिए बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर सेकंड को नोट करिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि मैं बात करता हूं यानी हमारे अगले क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन सेकंड कह रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, जो रचना हम लोगों की है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, इस रचना के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है। काफ़ी बार ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आपको 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, ये रचना किसकी है। तो इस रचना के अगर मैं रचनाकार की बात करता हूं तो यहां पर हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूं कि भैया आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र जो हमारे शुक्ल हैं, ये जो हमारे रचनाकार हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं आपको तैयार कर लेनी है, क्योंकि इनकी रचनाएं हर साल 1 से 2 पेपर में ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो भैया जो हमारी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास रचना है, ये रचना हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो यदि मैं बात करता हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र जो हमारे शुक्ल थे, ये हमारे शुक्ल युग के कवि थे, शुक्ल युग के लेखक थे। किस युग के लेखक थे माय डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे शुक्ल युग के लेखक थे। किस युग के थे? शुक्ल युग के। और इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण शुक्ल युग पड़ा था, क्योंकि इनके लास्ट में शुक्ल आता है, ठीक है, क्योंकि इनके लास्ट का जो नेम है, इनके लास्ट के नेम में जो कह सकते हो कि आखिरी में जो इनका सर नेम होता है शुक्ल होता है, यानी शुक्ला होता है। इसी वजह से ये जिस युग में थे उस पर्टिकुलर युग का नाम शुक्ल युग रख दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो हमारा 4 ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब मैं बात करता हूँ 4 की, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए शुक्ल युग के नाटककार की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं शुक्ल युग की बात करता हूँ तो शुक्ल युग के नाटककार यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ तो हमारे जो कह सकते हो आप लोग डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपके शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। आपको इसका आंसर क्या सही ऑप्शन है कमेंट करके बताना है। यदि मैंने गलत ऑप्शन बताया है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि कोई क्वेश्चन गलत बता देता हूँ ताकि आप सभी उसका सही आंसर मुझे बता सकें, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि शुक्ल युग के नाटककार राम कुमार वर्मा जी होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है, कमेंट करना है भाई, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा था कि शुक्ल युग का नाटककार कौन नहीं है, ठीक है। मैंने ऑप्शन लगाया डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपको कमेंट करके बताना है कि सही ऑप्शन क्या है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 को सारे विद्यार्थी नोट करेंगे कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा शुक्लोत्तर युग की बात हो रही है, ठीक है। यदि मैं शुक्लोत्तर युग की बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं सही ऑप्शन को टिक लगाता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, सही ऑप्शन को, ठीक है। तो देखो यहां पर अगर मैं बात करता हूं शुक्लोत्तर युग की, किस युग की बात करता हूं? शुक्लोत्तर युग की। तो यहां पर हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूं कि भैया जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर जो माय डियर स्टूडेंट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो कह सकते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। मैं बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको यह लगता है कि सर ने जानबूझकर क्वेश्चन गलत बताया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा सर को पता नहीं है, पर मैं जानबूझकर क्वेश्चन गलत बताता हूं ताकि आप कमेंट कर सको, ठीक है भाई। तो अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूं 4 वाले की, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हमारे एक शुक्ल युग के यात्रा साहित्यकार हैं, फेमस यात्रा साहित्यकार हैं, तो आपको यह याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए भाई आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दे रखा है। सभी विद्यार्थी एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर देने का सभी विद्यार्थी प्रयास करेंगे भाई। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 की यदि मैं बात करता हूं, यदि मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं तो देखिए यहां पर हम लोगों का दे रखा है कि ऋतुकालीन कवि हैं। आपको यहाँ पर यह बताना है भैया हमारे जो ऋतुकालीन कवि हैं वो कौन से हैं, ठीक है।
रीतिकालीन। तो यदि मैं बात करता हूँ रीतिकालीन कवि की, ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ रीतिकाल कवि की, तो यानी कि हमारे जो पद्माकर हैं, ठीक है, यानी हमारे जो पद्माकर हैं ये हमारे एक रीतिकाल के एक फेमस कह सकते हो कवि हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी पद्माकर जो हमारे हैं ये प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साकेत, जो हमारी रचना साकेत है ये किस युग की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साकेत हमारी किस युग की रचना है, ठीक है। भारतेंदु युग की है कि द्विवेदी युग की है कि प्रगतिवादी युग की है कि छायावादी युग की है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं इसके सही ऑप्शन की। मैं आपको बताता हूं इसका सही ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो हमारी जो साकेत रचना है, ठीक है, यदि मैं इसकी बात करता हूं तो द्विवेदी युग में हमारी ये रचना प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? द्विवेदी युग में, ठीक है। तो यानी हमारा सही ऑप्शन द्विवेदी युग हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, साकेत हमारी एक द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 की बात करता हूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि परशुराम की प्रतिष्ठा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूं कि परशुराम की प्रतिष्ठा नहीं होता है, परशुराम की परीक्षा होता है, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रतीक्षा होता है, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है। तो परशुराम की प्रतीक्षा के जो लेखक हैं आपको बताना है कि कौन हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार भाई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, यानी आपको शॉर्ट फॉर्म में इनका जो नाम होता है केवल और केवल दिनकर करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। यानी अगर मैं बात करता हूं तो दिनकर हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगर मैं इनके पूरे ऑप्शन की बात करता हूं तो राइट ऑप्शन आपका रामधारी सिंह दिनकर होगा। क्या होगा भाई? रामधारी, ठीक है। इनका पूरे नाम याद कर लेना, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। यानी अगर मैं परशुराम की प्रतीक्षा की बात करता हूं तो इसके सही ऑप्शन हमारे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में आया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 को नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। देखिए 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण जो है ये किस युग के कवि हैं। यानी हमारे जो भूषण हैं, ठीक है, आपको यह बताना है कि जो हमारे भूषण हैं ये हमारे किस युग के कवि हैं। देखो यहाँ पर आदिकाल ऑप्शन दे रखा है, रीतिकाल ऑप्शन दे रखा है, भक्ति काल ऑप्शन दे रखा है, आधुनिक काल दे रखा है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि हमारे जो भूषण हैं ये हमारे किस युग के कवि हैं, तो यदि मैं सही ऑप्शन पर टिक लगाता हूं, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के अगर मैं सही ऑप्शन को टिक लगाता हूं तो हमारे जो भूषण हैं ये हमारे रीतिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। किसके हैं? रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे कवि हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि वीरगाथा काल के कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि भूषण हमारे वीरगाथा काल के कवि हैं, कि केशव दास हमारे वीरगाथा काल के कवि हैं, कि चंद्र बरदाई हमारे वीरगाथा काल के कवि हैं, या फिर हमारे जो घनानंद हैं ये हमारे वीरगाथा काल के कवि हैं। तो काफ़ी बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि वीरगाथा काल के कवि कौन हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं सही ऑप्शन बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में नोट करना है जो हमारी रचना वीरगाथा काल है इसके लेखक हमारे चंद्र बरदाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्र बरदाई, ठीक है। यानी चंद्र बरदाई जो हमारे हैं ये हमारे बिल्कुल फेमस कवि इसके हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो भूषण दे रखा था, केशव दास दे रखा था, चंद्र बरदाई दे रखा था, घनानंद दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे और इसका सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ भाई मैं यहाँ से आपको और डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर तक जितने भी क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए, ठीक है, यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, यानी अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आप लोगों के थे डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके गद्य के थे, ठीक है, प्लस आप लोगों के पद्य के थे, ठीक है। यानी सिंपल शब्दों में मैं बात करूं तो भैया 5 नंबर के क्वेश्चन गद्य से आते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके पद्य से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए और इन 10 के 10 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से तैयार करना, काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर विभाव के भेद होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए व्याकरण का है।
व्याकरण में कहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है? तो भैया व्याकरण में हमारा ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोगों का जो भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर के कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है रस से। कहाँ से पूछा गया? रस से। ठीक है, तो रस से हमारा एक क्वेश्चन पहला आता है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन छंद से आता है, तीसरा अलंकार से आता है। तो ये 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके बारीकी से पूछे जाते हैं। तो विभाव के भेद हमारे कितने होते हैं? तो यदि मैं विभाव के भेद की बात करता हूँ तो विभाव के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 12 की, यानी अगले क्वेश्चन नंबर 12 की यदि मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि उपमा के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं उपमा की, यदि मैं उपमा की बात करता हूं तो आपको स्टूडेंट याद कर लेना है कि उपमा के हमारे टोटल 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? टोटल 4 हमारे उपमा के भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस में दिखाते हैं और आपको सही ऑप्शन टिक लगवाते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको डिस्कस कराया कि अभी मैंने बताया कि उपमा में हमारे टोटल 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से अगर उस लिहाज से हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 13 की बात करता हूँ, यानी प्रश्न नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको पढ़ेंगे सभी लोग। यदि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो क्वेश्चन में हमारी 3 लाइनें दे रखी हैं। ठीक है, ये हमारी 3 लाइनें दे रखी हैं और आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति में छंद होगा। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा छंद होगा? चांद नहीं, छंद होगा। ठीक है, तो आपके पेपर में क्या होता है मैं डिस्कस करा देता हूँ एक बार। आपके पेपर में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? आपके पेपर में होता ये है कि पहला क्वेश्चन आपका रस से पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका छंद से आता है, तीसरा क्वेश्चन आपका अलंकार से आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया ये हमारा छंद का क्वेश्चन है और अभी आप लोगों को मैं एक अलंकार का क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि जिनके आगे ठहर सके, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, तो ये जो 2 लाइनें हमारी हैं, ये जो 2 लाइनें हैं, इन 2 लाइनों में हमारा छंद कौन सा होगा तो आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करता हूं कि जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, जब भी कभी इस तरीके की बात हो तो यहां पर हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि ऐसे में हमारा जो छंद होता है वो हमारा रोला होता है। कौन सा छंद होता है? रोला होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूं, यानी प्रश्न नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर प्रश्न नंबर 14 दे रखा है कि परिग्रह, परिग्रह या फिर परिग्रह कह लो। ठीक है, यानी परिग्रह, तो परिग्रह में हमारा कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है आपको यह बताना है। देखो यदि मैं बात करता हूं यहां पर तो ऑप्शन में परि दे रखा है, ऑप्शन में परे दे रखा है, ऑप्शन में परिग दे रखा है और ऑप्शन में आप लोगों का परि दे रखा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो परि जुड़ा हुआ है, ये परि आपका अलग से दिखाई पड़ रहा है ना, तो केवल इसी को आपको टिक लगाना है, केवल इसी को आपको टिक लगाना है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15 की यदि मैं बात करता हूं, यानी क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करता हूं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन की, तो देखो यहां पर 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शुभ कर्म में कौन सा समास होता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, शुभ कर्म, तो ये जो हमारा शुभ कर्म है ना, ये शुभ कर्म में हमारा समास कौन सा होता है आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखो शुभ कर्म यानी शुभ काम को करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर मैं समास की बात करता हूं तो यहां पर हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, काफ़ी बार मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ठीक है, यानी शुभ कर्म में हमारा कौन सा समास होगा? तो शुभ कर्म में हमारा जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए आगे प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। देखिए यहां पर हमारा प्रश्न हमसे कह रहा है कि तेभ्या की, आपको तेभ्या की विभक्ति एवं वचन बताना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि आपके पेपर में जो विभक्ति और वचन आते हैं ना, विभक्ति वचन, इसमें आप लोग कोशिश करना, जो भी मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चंस डेली मॉडल पेपर के अंदर, उन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए
जो भी क्लास में मैं 20 नंबर के क्वेश्चंस करवाता हूं, अगर आप एक बार इन क्वेश्चंस को मेरे द्वारा पढ़ लेते हो ना, गारंटी के साथ कह सकता हूं 20 आउट ऑफ 20 यानी 20 में 20 पूरा स्कोर करके आओगे। बस जितने भी क्वेश्चंस कराते हैं हर वह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवाते हैं जो पेपर में आने वाला है, और इसी वजह से कहते हैं 20 में 20 नंबर ला सकते हो। ठीक है। यदि मैं तेभ्या की विभक्ति और वचन की मैं बात करता हूं, तो अगर मैं तेभ्या की विभक्ति वचन की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा चतुर्थी हमारा विभक्ति होता है इसका, और ये हमारा तेभ्या जो होता है ये बहुवचन में आता है। ठीक है, तो चतुर्थी बहुवचन हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 17 को, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। यानी आपको यह बताना जो हमारी रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं उसमें कितने भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं कि 5 भेद होते हैं कि 7 भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर अगर मैं वाक्य में कितने भेद होते हैं, कोई वाक्य हमको दे दिया गया, कोई सेंटेंस हमको दे दिया गया, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि आज रात जब मैं आ रहा था तो वर्षा हो रही थी। ठीक है, आज रात जब मैं आ रहा था तो वर्षा हो रही थी, तो आपको बताना इसमें कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर यदि मैं बात करता हूं तो वाक्य के हमेशा भैया 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो याद कर लेना, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? टोटल 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे सभी विद्यार्थी, और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा 18 नंबर में पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए यदि मैं 18 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं, सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष। ठीक है, यानी वाक्य के जो क्रिया, लिंग, वचन होते हैं, क्या क्या फिर से बताऊं, जो हमारा वाक्य होता है, वाक्य में जो क्रिया होती है, जो लिंग होता है, जो वचन होता है, यदि ये पुरुष के अध्ययन को कहा जाता है ना, वाक्य में क्रिया, लिंग, वचन तथा पुरुष के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि वाक्य में जो क्रिया होती है, लिंग होता है, वचन होता है और पुरुष होता है, यदि मैं इन चारों का अध्ययन करता हूँ तो इसको हम लोगों को क्या कहते हैं, इन चारों का अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ कि भैया अगर आपको मैं क्रिया की बात करता हूँ, क्रिया के अध्ययन, ठीक है, वचन का अध्ययन, ठीक है, और आप लोगों का पुरुष का अध्ययन, तो ये सारी चीज़ें, और एक और ऑप्शन में थी आप लोगों की कह सकते हो कि लिंग का लिंग। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों का अध्ययन, इन चारों चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो किसी वाक्य में अगर मैं इन चारों चीज़ों का अध्ययन करता हूँ तो वो हमारा कहलाता है वाच्य प्रयोग। क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है वाच्य प्रयोग। तो इसको नोट कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर प्रश्न सभी विद्यार्थी नोट करेंगे कि विकारी पद के कितने भेद होते हैं। जो हमारा विकारी पद होता है इसको आपको बताना इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, देखो 6 दे रखा है ऑप्शन में, 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं विकारी पद की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे टोटल जो भेद होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 4 भेद होते हैं। तो नोट कर लेंगे सभी विद्यार्थी। और इसके बाद मैं अंतिम प्रश्न की बात करता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके सामने, सारे वह क्वेश्चंस थे जो भी आपके पेपर में हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, मैंने सबसे पहले गद्य पद्य के क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है, फिर मैंने व्याकरण के क्वेश्चंस डिस्कस किए, रस छंद अलंकार के, फिर मैंने आप लोगों को जैसे कि विभक्ति वचन से क्वेश्चंस बताया, वाच्य प्रयोग से बताया, विकारी पद से क्वेश्चंस बताया, और लास्ट में आप लोगों का यहाँ पर तत्सम तद्भव से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, यानी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि पर्यायवाची से आता है। ठीक है, पर्यायवाची पूछ लिया जाता है, या तो कह लो आपके पेपर में तत्सम तद्भव आ जाता है। ठीक है, तत्सम तद्भव आ जाता है। ठीक है, तो पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, इन 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो इस बार प्रश्न में हमारा प्रश्न आया है तद्भव से। किससे? तद्भव से पूछा गया है कि यहाँ पर आपको जो ये मृतिका शब्द दे रखा है, ये आपका जो मृतिका शब्द दे रखा है, इसमें आपका तद्भव क्या रहने वाला है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो देखो अगर ऑप्शन की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा भूमि दे रखा है, मुख्य दे रखा है, मिट्टी दे रखा है और आपका मित्र दे रखा है। अगर मैं सही ऑप्शन की बात करता हूँ तो जो हमारा मृतिका शब्द है, इसका अगर मैं तद्भव की बात करता हूँ तो हमारा जो मिट्टी ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी मृतिका जो हमारा होता है इसका तद्भव हमारा होता है मिट्टी।
ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किए आपको, ठीक है, यानी यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराए, 1 से लगा कर के 20 तक, यानी 1 से लगाकर 20 तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, हर एक उस टॉपिक से क्वेश्चंस डिस्कस किए जहाँ जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करते हैं भाई कि हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया होगा और सभी ने ये सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको नोट करने हैं आगे के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में भाई साहब 50 नंबर के आते हैं। ठीक है, कितने नंबर के? 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई हर एक टॉपिक से बात करेंगे कि 50 नंबर में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा खंड है बा, और प्रश्न हमारे यहाँ पर वर्णनात्मक क्वेश्चंस आते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए हमें टोटल 50 नंबर दिए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो सिंपल है, पहला क्वेश्चन सिंपल होता है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है गद्यांश का। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें लिखाता चलूँगा। पहला क्वेश्चन हमारा आता है गद्यांश का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है पद्यांश का। इसके बाद अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं तो तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है संस्कृत का गद्यांश। ठीक है, इसके बाद अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमारा आता है संस्कृत का पद्यांश। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो पांचवा जो प्रश्न हम लोगों का आता है वो पूछा जाता है भाई, कह सकते हो खंड काव्य, खंड काव्य। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो जीवन परिचय का आता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा वो हमारा पत्र का क्वेश्चन होता है, और फिर इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है वो कह लो संस्कृत पर एक क्वेश्चन आंसर आते हैं, और अंतिम क्वेश्चन हमारा निबंध पर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो 50 नंबर के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इन सभी टॉपिकों से आपके पूछे जाएंगे, और हर एक टॉपिक से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ गद्यांश से, तो देखो गद्यांश हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। इसको आप नोट कर लेना कि मैं तो यह समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में इन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ठीक है, जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लेना। मैं फिर से आपसे एक बार और कह रहा हूँ कि ये जो हमारा गद्यांश है ना, ये गद्यांश ही हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण गद्यांश है, काफ़ी IMP गद्यांश है, बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। ये क्वेश्चन आपको 2026 के पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, 101% गारंटी है ना। अब आपको क्या करना है कि इस गद्यांश को नोट कर लेना है, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है मैथों से लगा करके पूरा गद्यांश, और आगे और भी इसमें है। ठीक है, तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसको आपको नोट करना है। तो यदि मैं बात करता हूँ आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आगे के हमारे क्वेश्चंस 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दे रखे हैं आप लोगों के, और हमारा जो गद्यांश था, ठीक है, पूरा समाप्त नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जा कर के कि तराजू पर तोली जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जा कर के हमारा गद्यांश समाप्त होता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि पेपर के स्टार्टिंग में कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस कराते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि नोट करोगे तभी तो आप पूरे में पूरे ला पाओगे। तो इस पूरे गद्यांश को नोट कर लेना है, और इसके बाद इसके क्वेश्चंस को भी नोट कर लेना है। और बात करते हैं कि क्वेश्चंस आप कैसे करोगे। देखो, संदर्भ के लिए बहुत ही आसान तरीके से हमने अपने चैनल पर संदर्भ कैसे लिखते हैं, ठीक है, पेपर में किसी भी गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखते हैं, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को आप देख लेना। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो किसी भी चैनल की देख लेना। ठीक है, इसके बाद आपके पेपर में रेखांकित अंश की व्याख्या आएगी इस गद्यांश से। ठीक है, तो वो जो गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है ना, केवल आपको उतने की ही व्याख्या करनी है जितने की व्याख्या पेपर में अंडरलाइन दे रखी होती। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, मैंने
मात्र इतने का अंडरलाइन कर दिया, जैसे कि उत्पन्न होते हैं, तो केवल यहाँ से लगा कर के केवल यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है पेपर में, ठीक है। केवल मैं तो से लगा करके उत्पन्न होते हैं, केवल ये 2.5 लाइनों की व्याख्या आपको करके आनी है पेपर में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग के 2.5 लाइनों में पूछ लिया जाता है और फिर आपकी अंतिम कुछ लाइनों को छोड़ करके अंतिम लाइनों में अंडरलाइन होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, जो अंतिम लाइनों में अंडरलाइन होती है पॉइंट नंबर 2 डाल करके उसको करने लगना है। इसको पॉइंट नंबर 1 बना करके व्याख्या करना है, इसको पॉइंट नंबर 2 बना करके व्याख्या करना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, आपके पेपर में एक जो तीसरा प्रश्न आता है, ये तीसरा वाला जो क्वेश्चन आता है, ये जो प्रश्न हम लोगों का होता है, जैसे पूछा गया कि हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए, यानी हमें अपने आर्थिक व्यापार जो होते हैं भाई वो किस भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। तो देखिए जब आप गद्यांश को एकदम अच्छे से हमारे द्वारा, जब मैं बताऊंगा जितने गद्यांश मैं कराता हूं, अगर उन सभी को पढ़ लेते हो ना, तो जो भी ये प्रश्न हमारे अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश से संबंधित, ठीक है, इन सभी का आंसर आप बड़े ही आसानी से दे पाएंगे अगर आपने अच्छे से चीज़ें तैयार कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अथवा में हमारा एक और गद्यांश आता है पेपर में, ठीक है। अथवा में क्या होता है कि हमारा एक और गद्यांश आता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारा ये गद्यांश, ठीक है। अब देखिए जो हमारा गद्यांश है इसको भी आप नोट कर लीजिए बड़े ही अच्छे से, ठीक है भाई। इसमें भी हमारे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला संदर्भ का क्वेश्चन आता है, दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या का आता है, और तीसरा क्वेश्चन जो होता है ये हमारा प्रश्न तीसरा वाला, ये क्वेश्चन हमारा गद्यांश पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? गद्यांश पे आधारित। मतलब क्या होता है, मतलब कि आपको कुछ ऐसी चीज़ पूछेगा जो कि इस गद्यांश में आपको आंसर दे रखा होगा उसका। जैसे पूछा गया है कि लेखक की दृष्टिकोण में अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा, तो जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढोगे ना तो आपको इसी गद्यांश के अंदर कहीं छुपा होगा, ठीक है। तो मेक श्योर पहला क्वेश्चन संदर्भ का आता है, जिसको आप लोगों को बनाना सीख लेना है कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। ऐसे करके इसके ये लेखक हैं और आप लोग ऐसे करके समाप्त कर दोगे। फिर बात आती है रेखांकित अंशों की व्याख्या की। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए मैंने आपको बताया कि जितने में अंडरलाइन दे रखी हो केवल उतने की आपको व्याख्या करनी है। जैसे कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक अंडरलाइन है तो केवल ये लगभग 3.5 लाइनों की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। यदि कहीं कहीं पर क्या होता है कि अंतिम के लाइनों में फिर से अंडरलाइन दे दी होती है तो उसको पॉइंट नंबर 2 बना करके उसकी व्याख्या करने लगनी है। अब बात आती है कि भैया जी ये व्याख्या हम लोग ढूंढेंगे कहाँ से। तो देखो एकदम सिंपल है, इसकी व्याख्या आपको कहीं से नहीं ढूंढनी है। इसकी व्याख्या आपको मिल जाएगी क्वेश्चन बैंक में या तो किसी बुक में। अगर कहीं नहीं मिलती है ना तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ये गद्यांश आपको मिल जाएगा और आसानी से इसकी व्याख्या तैयार कर लेना। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बैंक में तो सारी चीज़ें, अगर क्वेश्चन बैंक में भी नहीं मिलती हैं तो गूगल वगैरह में देख लेना, आसानी से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ तो देखिए आगे जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है पद्यांश से। कहाँ से पूछा गया? पद्यांश से। क्वेश्चन हमारा आया है कहाँ से? पद्यांश से। तो पद्यांश की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी हमारा 6 नंबर का आता है। इसमें भी हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 3 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं पद्यांश को। यदि मैं पद्यांश की बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं पद्यांश की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा जो पद्यांश होता है पूछा गया कि शीश जटा उर बहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भुवें, तुन नहीं होता, तनु सरासन, बाण धरे तुलसी बन, मारग में सूठी सोहें, ठीक है। देखो ये 2 लाइनें ये हमारी हैं। इसके बाद अगर मैं आगे दिखाता हूँ तो आगे आप लोगों की 2 लाइनें यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारा पद्यांश था, ठीक है, यहाँ पर जो ये हमारा पद्यांश है ना, ये जो हमारा पद्यांश, ठीक है, यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो इस पद्यांश में आपको एक चीज़ बस ध्यान देनी है कि पद्यांश में आपको क्या करना है कि इसकी स्टोरी की तरह आपको व्याख्या तैयार करनी है। इसकी स्टोरी की तरह आपको क्या तैयार करनी है? व्याख्या तैयार करनी है।
अब जब आप इसकी स्टोरी की तरह व्याख्या तैयार कर लोगे ना, क्या तैयार कर लोगे, व्याख्या तैयार कर लोगे स्टोरी की तरह, तो जब भी कभी ये पेपर में आपके आएगा ना, तो आपको सारी चीज़ें पहले से पता चल जाएंगी, इसकी आपको व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो वो हमारे जिनकी वो बात कर रहे हैं, जिनके मतलब कि बाल में मंक कह सकते हो कि मोर का पंख लगा रहता है, और उनकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, नसीली आंखें हैं, सांवला रंग है उनका, ठीक है, उनकी बहुत सारी गोपियां हैं। तो यहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें जब आप स्टोरी की तहत तैयार कर लोगे ना, तो इसकी व्याख्या करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। संदर्भ आपका वही सेम रहने वाला है, बस गद्यांश की जगह पद्यांश हो जाता है, और बाकी अगर मैं बात करता हूँ तो गद्य खंड की जगह आपको पद्य खंड कर लेना है। ठीक है, बाकी लेखक की जगह कवि कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भैया तीसरा क्वेश्चन आता है, और पद्यांश में होता ये है कि आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि ग्राम वधू सीता जी से क्या पूछती हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ग्राम वधू में राम के रूप सौंदर्य के बारे में क्या कह रही हैं। जो ग्राम वधुएं हैं वो राम के रूप सौंदर्य के बारे में क्या कह रही हैं। तो ये 2 प्रश्न हमारे इस पद्यांश से रिलेटेड आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ तो अथवा में आप लोगों का दूसरा पद्यांश आता है। अब होता ये है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पहला पद्यांश आता है और बहुत सारे विद्यार्थियों को दूसरा पद्यांश आता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये वाला जो पद्यांश है, जो ये वाला पद्यांश है, कुछ ये पद्यांश नंबर जो हमारा द्वितीय है ना, ठीक है, दूसरा पद्यांश जो अथवा में पूछा गया, ये हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट पद्यांश है आपका, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कि दे रखा कि ऊधो मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इस पूरे पद्यांश को नोट कर लीजिए, बहुत बार पेपर में आया हुआ पद्यांश है। इसका संदर्भ आप लोग स्वयं से तैयार कर लेना, हालांकि संदर्भ में सारी चीज़ें समान रहती हैं, कवि का नाम बदल जाता है और चैप्टर का नाम यानी अध्याय का नाम बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको स्टोरी की तरह तैयार कर लेनी है। ठीक है, आगे आपके देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, कभी कभी 2 प्रश्न आते हैं, कभी कभी 3 प्रश्न भी आ जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमारा जो 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें पहला है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ किससे प्रश्न कर रही हैं, किससे प्रश्न कर रही हैं। फिर है कि निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाइयाँ व्यक्त की गई है। पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये उद्धव मन्ना भय 10-20 हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक है, इसको नोट कर लेना और छोड़ करके बिल्कुल मत जाना। ठीक है, चलिए अगर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी नज़रों को डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखो, जो हमारा प्रश्न आता है संस्कृत से, जो हमारा प्रश्न किससे आता है, संस्कृत से, जो हमारा प्रश्न संस्कृत से आता है उसमें हमको देखिए सबसे पहले संदर्भ तो हर एक चीज़ में करनी होती है, चाहे वो संस्कृत का गद्यांश हो या फिर संस्कृत का पद्यांश हो, या फिर हिंदी का गद्यांश हो या फिर हिंदी का पद्यांश, संदर्भ भैया सभी में करना है। ठीक है, लेकिन संस्कृत में एक चीज़ बदल जाती है और वो होती है आप लोगों की इसमें हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना पड़ता है। और हिंदी अनुवाद भी जो आप गद्यांश और पद्यांश जो भी हमारे संस्कृत के होंगे उसके जो भी अनुवाद होगा, हिंदी अनुवाद, वो भी आपको स्टोरी की तैयार करना है। और खासकर संस्कृत के गद्यांश पद्यांश में आपको हर एक वर्ड की ट्रांसलेशन संस्कृत से हिंदी में नहीं करना है, आपको स्टोरी तैयार कर लेनी है। जैसे कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा, तो इसका मतलब आपको ट्रांसलेशन नहीं करना, बस आपको देखना है कि ये 4 से 5 वर्ड हमारे अगर पेपर में पूछे जा रहे हैं तो ये मतलब ये इस पद्यांश का है, इस संस्कृत गद्यांश का है, और इस संस्कृत गद्यांश की हमारी ये स्टोरी रहने वाली है और आपको डायरेक्ट छाप देनी है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको करना है। और अगर मैं आगे बात करता हूं तो पूरा जो हमारा गद्यांश था संस्कृत का पहला, वो जाकर के आपका यहाँ पर आपका समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर जाकर समाप्त होता है। ठीक है, अब देखो अथवा में अगर मैं बात करता हूँ, अथवा में हमारा जो दूसरा पद्यांश है, दूसरा जो हमारा गद्यांश है वो हमारा यहाँ से पूछा गया है कि पार्श्वनाथा, ठीक है, पार्श्वनाथा शिष्टाचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्य चा भैवा। तो देखो ये पूरा यहाँ से लगा करके लगभग आपका यहाँ पर इदानीम पिपरी पालियत तक की है।
ठीक है। तो पूरा ये लगभग 6.5 लाइनों का नोट कर लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों का ये गद्यांश है। और फिर से बता रहा हूँ कि 2 गद्यांश आप लोगों के संस्कृत में आते हैं, और दोनों ही गद्यांश जो मैं करा रहा हूँ, जो मैंने ये लिए हैं, ये दोनों ही गद्यांश आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो आपके पेपर में संस्कृत के गद्यांश में 2 गद्यांश आते हैं, जिनमें से एक करना होता है और सभी में समान चीज़ें होती हैं, संदर्भ पूछा जाता है और हिंदी का अनुवाद करना होता है, ठीक है भाई। चलिए आगे अगर मैं हिंदी के क्वेश्चन नंबर 50 में प्रश्न नंबर 4 की बात करता हूँ, यानी अगले क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, तो 4 में हमारा पूछा जाता है संस्कृत का पद्यांश। क्या पूछा जाता है? संस्कृत का पद्यांश। और इसमें भी हमारे अगर मैं बात करता हूँ तो संदर्भ करने के लिए होता है, संदर्भ करने के लिए होता है और हिंदी अनुवाद, ठीक है, हिंदी अनुवाद करने के लिए होता है। तो अगर मैं संदर्भ की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा संदर्भ हर एक में समान होता है, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर हमारा पद्य खंड हो जाता है और हमारा संस्कृत पद्य खंड हो जाता है और पद्यांश हो जाता है, संस्कृत पद्यांश संस्कृत पद्य खंड, ठीक है, बस इतना होता है। और बाकी हमारा इसमें लेखक के नाम तो होते नहीं हैं, या फिर जिस भी चैप्टर से लिया जाता है उसका कोई नाम तो होता नहीं है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहला हम लोगों को ये संस्कृत पद्यांश नोट कर लेना है और दूसरा हम लोगों को ये नोट कर लेना है। ये दोनों ही पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसे जरूर तैयार कर लेंगे। जैसे कि पूछा गया है पहला वाला कि किम्नु हित्वा प्रियो भवति, किम्नु हित्वा न शोचति, किम्नु हित्वार्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, ठीक है। तो पहला ये हमारा है। दूसरा हमारा के नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वमेव तनेषु चेत विश्व इसमिन् धुनान्य कुल व्रम्बत कुल कुल भ्रंतम पालिस्यति कहा, ठीक है। तो थोड़ी सी अटपटी सी लैंग्वेज होती है जिसको आपको इग्नोर करना है। बस आपको क्या करना है कि हिंदी जो इसकी होती है उसको आपको स्टोरी की तरह तैयार करने का पूरा प्रयास करना है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए यदि मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चंस जो हमारा पूछा जाता है कि अपने पाठ्य पुस्तक खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी यहाँ मतलब हमारा ये होता है कि आप लोगों को यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ खंड काव्य पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? खंड काव्य। अब देखिए खंड काव्य जो होते हैं वो अलग अलग ज़िले के हिसाब से होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हो तो आपको अलग खंड काव्य तैयार करना पड़ेगा। आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको अलग खंड काव्य तैयार करना पड़ेगा। अगर आप लखीमपुर से बिलोंग करते हो तो आपको अलग खंड काव्य तैयार करना पड़ेगा। अगर आप प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको अलग तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग ज़िले के हिसाब से अलग अलग खंड काव्य तैयार करने हैं, ठीक है। देखो हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन कौन से खंड काव्य आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। देखो जिनके में भी मुक्ति दूध आता है, ठीक है, तो वो मुक्ति दूध के ये दो तैयार कर लेंगे, ठीक है। जिनके भी ज्योति जवाहर खंड काव्य पूछा जाता है क्लास 10th में, वो ये दो तैयार कर लेंगे। जिनके में मेवाड़ मुकुट से आता है तो ये मेवाड़ मुकुट की ये दो तैयार कर लेंगे। जिनके में भैया अग्र पूजा से पूछा जाता है, अगर पूजा से, तो ये दो तैयार कर लेंगे, ठीक है। जिनके में जय सुभाष से पूछा जाता है वो ये दो तैयार कर लेंगे। जिनके में मातृभूमि से आता है वो ये दो तैयार कर लेंगे। जिसमें कर्मवीर से आता है ये पहला तैयार कर लेंगे। इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ तो वो ये तैयार कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारा पूछा जाता है वो क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला है, ठीक है। इसकी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारा जो प्रश्न आता है वो लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। किसका? लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। अगर मैं लेखक के जीवन परिचय की बात करता हूं तो देखो यहाँ पर हमारे ये 3 जीवन परिचय आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयप्रकाश भारती का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, ठीक है। यदि मैं आगे कवियों के जीवन परिचय की बात करता हूं तो भैया ये 4 जीवन परिचय आपको तैयार कर लेने हैं। और अगर आप ये 3 जीवन परिचय लेखक के तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर यहाँ फिक्स हो जाएंगे आपके। और कवियों के जीवन परिचय सूरदास, सुमित्रानंदन, पंत, महादेवी वर्मा, रसखान, अगर आप कवियों के ये 4 जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर यहाँ आपके फिक्स हो जाएंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप किसी भी कवि का या फिर लेखक का जब जीवन परिचय तैयार करें तो जीवन परिचय तैयार कर लेना और कम से कम जो रचना होती हैं कम से कम 10 रचना, ठीक है। लेखक की भी 10 रचना तैयार कर लेना और कवियों की भी 10 रचना, सभी रचनाकारों जो भी हमारे कह सकते हो कवि हैं उनकी तैयार कर लेना, जो भी हमारे लेखक हैं उनकी 10-10 रचना तैयार कर लेना, ठीक है।
इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा आपको। चलिए आगे अगर क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूँ तो देखो 7 नंबर में हमारा अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक कटसंत कोई भी एक श्लोक लिखिएगा जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे प्रश्न पत्र में ये दो हमारे कह सकते हो श्लोक पूछे गए थे। ठीक है, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तो ये दोनों ही श्लोक आपको अपने पेपर में नहीं छापने हैं। अगर आपने याद करके ये दोनों गए हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आप दोनों में से कोई भी एक लिखोगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको वह श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में नहीं आता है। ठीक है, तो कम से कम 3 श्लोक आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आप चाहते हो कि 3 नहीं तैयार करने हैं तो कोई भी आप लोग 2 तैयार करना, लेकिन ऐसे तैयार करना जो कभी पेपर में पूछे ना गए हों। ठीक है, मेक श्योर जो पेपर में कभी नहीं आते हैं अगर आप वो तैयार करोगे तो जायज़ सी बात है वो पेपर में आते ही नहीं है, तो आप लोग आसानी से दोनों में से कोई भी लिख पाओगे। ठीक है, सरल के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, इस बात को खासा ध्यान रखना भाई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारा जो ये 2 क्वेश्चन आते हैं ना पत्र से पूछे जाते हैं। कहाँ से? पत्र से। तो पहला प्रश्न हमारा आता है कि किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वह कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। मतलब अपने हमें मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है, कहीं जाने के लिए कि वो हमारे पास आ जाए। तो इस विचारधारा पर आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ अगर आप पत्र लिखना एक बार अच्छे से सीख जाते हो तो किसी भी विषय पर आप आसानी से पत्र बना करके लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा अगला छुट्टी पर अवकाश पर एक है पत्र, तो इसको आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, ये दोनों ही पत्र काफ़ी बार पेपर में आए हुए थे तो मैंने इनको दोनों को ले लिया। 2026 में ये दोनों आपके पूछे जाएंगे तो आप इसको तैयार भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूँ, अगर मैं प्रश्न नंबर 9 की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। किस में देने हैं भाई? संस्कृत में देने हैं। जैसे कि अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो अलछेंद्रा का आसीत पुरु राजा एका भारत वीरा आसीत वाराणसी नगरी केसा संगम स्थली अस्ति। तो देखो यहाँ पर आपको ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इन 3 में से आपको एक कर लेना है या फिर 2 कर लेने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इधर और दे रखा है। क्योंकि आपके पेपर में 4 आते हैं, 4 में से कोई 2 ही आपको करने होते, जिसके लिए 2 नंबर आपको डिसाइड होते दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 में देखिए हमारा सबसे बड़ा प्रश्न आता है और प्रश्न हम लोगों का होता है निबंध का। किसका होता है? निबंध का। ठीक है भाई, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और आतंकवाद की समस्या का समाधान, बेरोजगारी, वृक्षारोपण, विज्ञान अभिशाप या वरदान और प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो ये 5 आपको निबंध तैयार कर लेने हैं। और 7 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको 7 नंबर फिक्स कर देगा। ठीक है भाई, इस तरीके से देखिए आज की इस क्लास के अंदर माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने क्लास में हिंदी का मॉडल पेपर डिस्कस किया। और हिंदी के मॉडल पेपर के आज के HK कोड के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में 100% आएंगे। तो भाई बस इस बात को याद रखना है कि क्वेश्चन पेपर एकदम अच्छे से आपको तैयार करके जाना है और बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलने वाले हैं।